आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। और पटना में सुशील कुमार मोदी की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण, नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। और सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और सरजिल इमाम की जमानत से किया इनकार। परिवार ने कहा इंसाफ का रहेगा इंतजार। और बिहार की महिलाओं पर बयान से बिहार में बवाल, हाईकोर्ट जाने की चेतावनी, बीजेपी की चुप्पी पर सवाल। अब भागलपुर पहुंचे विजय सिन्हा, जमीन मामले की करेंगे समीक्षा। भूमि विवाद में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। अब पटना में लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन, बहाली की मांग तेज, बिहार बोर्ड से जल्द परीक्षा की मांग। और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। बता दें कि पटना में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समारोह में भाग लेकर सुशील मोदी को श्रद्धांजलि दी और उनकी यादों को सम्मानित किया। इस अवसर पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। सुशील कुमार मोदी एक महान नेता थे और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी प्रतिमा का अनावरण होना उनके व्यक्तित्व और सेवा का प्रतीक है। हम उन्हें नमन करते हैं। मैं वकील था, आज लोगों को सजा हुई और बिहार की राजनीति बदली। योग्य उप मुख्यमंत्री, योग्य वित्त मंत्री, तो आज उनकी प्रतिमा लगी है। धन्यवाद बिहार सरकार को, अभिनंदन। और सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में उमर खालिद और सरजिल इमाम को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा है कि कथित साजिश में उनकी भूमिका अन्य आरोपियों से अलग और प्रमुख है। अदालत ने इस मामले में गुलफिशा फातिमा सहित 5 अन्य आरोपियों को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे दी है, जिनमें मिरान हैदर, मोहम्मद समीर खान और शादाब अहमद और शिफाउर रहमान भी शामिल हैं। बता दें कि सरजिल को इस मामले में 1 साल तक जमानत याचिका दाखिल करने के लिए भी रोक लगा दिया गया है। वहीं शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस को 1 साल के अंदर सभी गवाहों के बयान दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस फैसले से सरजिल इमाम के परिवार वाले काफी दुखी हैं और उन्होंने अभी बेइंसाफ की गुहार लगाई है। मुझे तो ये बहुत बड़ा धक्का लगा ये सुन के, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि चूंकि मुझे बहुत उम्मीद थी न्यायालय पर कि मतलब इस बार उसको बेल मिलना ही इंशाल्लाह, क्योंकि हर पॉइंट पर बहस के दरमियान में ये सब चीज़ साबित हो चुका था कि बेकसूर है। लेकिन फिर भी भारतवासी होने के नाते भारत के न्याय का मैं सम्मान करता हूँ और मैं आगे अभी जजमेंट तो पढ़ा नहीं हूँ, जजमेंट पढ़ के देखूंगा आगे जजमेंट में क्या है। फिर मैं अपने अधिवक्ता से मैंने डिस्कस करूंगा और आगे भविष्य में मुझे उम्मीद है फिर प्रक्रिया मैं शुरू करूंगा। और मैं न्यायालय का हर पॉइंट पर स्वागत करता हूं और न्यायालय जो भी करे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा भतीजा बेकसूर है सरजिल इमाम और उनको बेल मिलना ही मिला, भले जो लेट हो या सवेर हो। लेकिन मैं अधिवक्ता से जजमेंट पढ़कर पूरी डिटेल डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर प्रक्रिया आगे शुरू करूंगा। 7 लोगों का प्रोसीड किया गया था जिसमें 5 को जो है जमानत। हाँ, तो ये मैंने कहने का मतलब 7 को बेल दे दिया, 2 को क्यों नहीं दिया तो कोर्ट ही नहीं जाने। लेकिन हर इसका आदमी का, भारतवासी का ये कर्तव्य बनता है कि न्यायालय जो भी करे उसका सम्मान करना, चाहे पक्ष में करे या विपक्ष में करे। लेकिन मुझे इस बार पूरी आशा थी कि इस बार हमारा भतीजा को बेल मिलेगा इंशाल्लाह। उत्तराखंड में बीजेपी के महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या
कि पति गिरधारी लाल साहू का बयान सोशल मीडिया पर कई दिनों से वायरल हो रहा है और लगातार इसको लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वीडियो में वो कहते दिख रहे हैं कि अगर शादी नहीं हो रही है तो 20-25 हजार रुपए में बिहार से लड़की खरीद लो। इस बयान पर छात्र नेत्री खुशबू पाठक ने आराम में कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले प्रधानमंत्री मोदी की मां पर टिप्पणी हुई थी, तब बीजेपी की महिला सड़क पर उतर आई थी, लेकिन अब पूरे बिहार की महिलाओं का अपमान हुआ है और बीजेपी के महिला नेता चुप है। खुशबू पाठक ने बताया कि इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है और अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे हाई कोर्ट तक जाएंगी और आरोपी को सजा दिलाने की लड़ाई लड़ेंगी। नीचे गिराना बिहार की महिलाओं का घोर अपमान है। जब मोदी जी की मां को कोई गाली देता है तब तो पूरा बीजेपी उठकर रोड पर आंदोलन करने लगता है और धरना प्रदर्शन करने लगता है। जब पूरे बिहार की लड़कियों का अपमान किया गया है, उसमें ना ही बीजेपी के कोई प्रवक्ता, ना ही बड़े नेता या छोटे नेता भी कोई खुलकर सामने और कहीं ना कहीं वो लोग धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करने आ रहे? अभी बेटियों का अपमान नहीं आया, यहाँ पर पूरी बेटियों का अपमान हुआ है, पूरी बिहार की लड़कियों का अपमान किया गया है, लेकिन अभी तक कोई बयान नहीं आ रहा है। अभी हम लोग तो केस भी करने वाले हैं, केस भी हो चुका है और अभी केस भी होगा। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। आप किस हद तक इंसान गिर सकता है कि बिहार को इतना नीच दृष्टि से देखा जा रहा है? मोदी जी का सपना है बिहार को नीचे गिराना, वही वो कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि महिलाओं को हमने ये कर रखा है, वो कर रखा है। अभी चुनाव यही सपने दिखाए थे, यही सपने दिखाएंगे कि आपको तौल देंगे, 20 से 25 हजार में बिहार की महिलाओं को तौला जाएगा। इस पर नीतीश जी को भी संज्ञान लेना चाहिए और जिन्होंने ये बोला है उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। अच्छा, बिहार के जो बड़े नेता है वो भी बोलने से चुप रहे हैं इस मामले में? बिल्कुल, बिहार के कोई भी बीजेपी का नेता बोल ही नहीं रहा है इस मामले में। एक भी महिला लोग, जो महिला संगठन के लोग हैं, वो लोग कुछ भी होता है तो रोड पर उतर के मार थार एकदम आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने लगती है। अभी कहाँ गई? वो महिला नहीं है, वो बिहार की बेटी नहीं है जिसका अपमान हुआ। उनके घर बहन बेटियां नहीं है। ये तो पूरे बिहार का अपमान, पूरे बिहार का अपमान है, पूरे बिहार की महिलाओं का अपमान है। और पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक आरा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन के ढांचे को मजबूत करने के लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 को तोड़कर माल गोदाम तक नई रेल लाइन बिछाने का काम किया जाएगा, जिसके लिए पहले ही टेंडर जारी हो चुका है। इससे स्टेशन पर बढ़ती भीड़ कम होगी। नई पटरी बेलिस्टल्स ट्रैक तकनीक से बनाई जा रही है, जो ज्यादा मजबूत है और कम रखरखाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। इससे ट्रेनों की रफ्तार, सुरक्षा और समय पर चलने की में सुधार आएगी। इसके अलावा जगजीवन हॉल्ट के पास बाईपास लाइन का काम शुरू हो गया है, जिससे आरा हावड़ा और आरा सासाराम रेल लाइन से जुड़ना आसान हो जाएगा। इसके हो जाने से सर कितनी सुविधा होगी? नहीं, इसका दोहरा उपयोगिता है। एक तो ये कि जो अभी बहुत सारी संरक्षा से संबंधित मॉनिटरिंग हम लोग केवल जो हमारी मनुष्य वाली मैन पावर, टेक्निकल मैन पावर है, उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, तो उनको एक ये सहयोग के रूप में मिल जाएगा कि बहुत सारी चीजें एक तो उन्हें एडवांस में पता चल जाएंगी और कई सारी चीजें जो हैं रियल टाइम बेसिस पे कि गाड़ी अगर ऐसी जगह चल भी रही है जहां उस समय कोई रेलवे कर्मचारी उसको मॉनिटर करने के लिए नहीं उपलब्ध है, तो वो सूचनाएं भी जो है त्वरित गति से जो है हमारे डिपो में, कंट्रोल रूम में और उसके अलावा देश के अन्य कंट्रोल रूमों में जहां से भी यहाँ की अनुरक्षित गाड़ियां जा रही हैं, उनको सभी को जो है ये सूचना उसी समय मिलती जाएगी, जिससे जो भी कार्रवाई करनी है उस गाड़ी के संरक्षित परिचालन हेतु वो हम लोग सुनिश्चित कर पाएंगे। और दूसरी चीज है कि इससे कार्यकुशलता में बढ़ोतरी, तो बहुत सारी चीजें जैसे आपने देखा होगा कि हर गतिविधि में रेलवे की बहुत सारी जो है मैकेनाइजेशन होता जाता है, जिससे कार्यकुशलता बढ़ती है। जैसे आपने देखा होगा ट्रैक मेंटेनेंस पहले जो है पूर्णतया मैनुअली की जाती थी, अब ट्रैक मशीन आ गई है तो उससे बहुत जल्दी और बहुत सरल तरीके से जो है काम हो जाता है। तो उस कड़ी में भी जो है ये एक उपलब्धता है कि कम समय में जो है गाड़ी का अनुरक्षण किया जा सकेगा।
और बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड स्थित हरी गांव में डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में 24 घंटे चिकित्सा सेवाएं बहाल करने को लेकर बड़ा महाधरना आयोजित किया गया। धरने में हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, युवा और छात्र शामिल हुए। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक भाई दिनेश ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 16 फरवरी 2026 तक डॉक्टर, नर्स, दवा, एम्बुलेंस, जांच और डिलीवरी की सुविधा शुरू नहीं हुई तो सिविल सर्जन भोजपुर के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया है कि मुख्यमंत्री द्वारा फरवरी 2025 में उद्घाटन के बावजूद 1 साल बाद भी स्वास्थ्य केंद्र में मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं है। ग्रामीणों ने एकजुट होकर जल्द से जल्द 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की मांग की है। मंत्री जी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के नाम पर डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम जी के नाम पर करोड़ों रुपया के लागत से अस्पताल का उद्घाटन किए थे। इसमें 24 घंटा डॉक्टर, नर्स, दवा, जांच, डिलीवरी सेवा उपलब्ध होगा, लेकिन 11 माह के बाद भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए आज हम लोग महाधरना किए थे और हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि 16 फरवरी तक अगर सभी व्यवस्था यहाँ नहीं होगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे, तो हम लोग 16 फरवरी को सिविल सर्जन के चेंबर में बैठेंगे। इसके बाद भी नहीं होगा तो हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे कि आखिर बताएं कि मुख्यमंत्री का वादा जो घोषणा किए थे वो झूठा है या जिलाधिकारी, एसडीएम, सिविल सर्जन के लापरवाही के कारण यहाँ पर आज तक 24 घंटा डॉक्टर, नर्स, दवा, जांच और एम्बुलेंस डिलीवरी सेवा उपलब्ध नहीं हो पाया। 24/7 बता रहे हैं, लेकिन 24/7 पर तो स्टिकर लगा हुआ है। हाँ, तो ये तो अब देख लीजिए, जब मुख्यमंत्री का घोषणा के लोग या विभाग झूठा साबित कर रहा है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के नाम पर यह अस्पताल खुला हुआ है। अब बताइए कि एक माननीय प्रधानमंत्री के नाम पर, वो भी विदेश के, उनके पैतृक गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी अस्पताल खुले और उनके नाम का भी लोग गलत इस्तेमाल कर रहा है। और बिहार के उप मुख्यमंत्री और भूमि और राजस्व सुधार मंत्री विजय सिन्हा आज भागलपुर पहुंचे। वे जिलावार जमीन से जुड़े मामलों की समीक्षा कर रहे हैं। इसमें जमीन म्यूटेशन और सालों से लंबित भूमि विवाद शामिल है। भागलपुर के टाउन हॉल में भूमि जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां डिप्टी सीएम आम लोगों और अधिकारियों से सीधे संवाद करेंगे। इससे पहले वे शहर के एक होटल में आयोजित नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां बड़ी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता और सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने उनका स्वागत किया। विजय सिन्हा ने कहा है कि वे किसी व्यक्ति या पार्टी के पक्ष में नहीं हैं। जो भी नियम के खिलाफ काम करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जमीन बिहार के लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और सरकार इसे लेकर पूरी तरह गंभीर है। भूमि से जुड़ा हुआ जो भी समस्या है, अलग अलग तरह के विषय पर हम लोग संवाद करेंगे। सारे हमारे कर्मचारी, पदाधिकारी, बीसीएलआर, एडीएम, डीएम सब लोग रहेंगे और उसके समाधान का हम लोग प्रयास करेंगे। और अलग अलग नेचर के कुछ मामले को हम लोग वहीं तहकीकात करेंगे। सब बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं, इससे पहले इतना बड़ा प्रयास नहीं किया गया था। पूरा बिहार आपके साथ बड़ा काम नहीं है, हमारी जिम्मेवारी है। नई सरकार की नई पहल, हम लोग बिहार की जनता का जो मूल समस्या है, क्योंकि घनी आबादी का बिहार के लोगों के लिए भूमि का एक एक इंच का टुकड़ा भी कितना महत्वपूर्ण है। बिहार में रहने वाले इसका महत्व समझते हैं और उस महत्व को रक्त रंजित करने वाले लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। कुछ संघ को राशि नहीं आ रहा है, ये सरकार से शिकायतें कर रहे हैं लगातार। हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। किन्हीं को समस्या है तो आके मिलेंगे। और उत्तराखंड सरकार की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल के आपत्तिजनक बयान के खिलाफ समस्तीपुर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कुणाल कुमार के नेतृत्व में पटेल गोलंबर से समाहरणालय तक आक्रोश मार्च निकाला गया। इस दौरान गिरधारी लाल का पुतला दहन कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई है। कुणाल कुमार ने कहा है कि बिहार की बेटियों को बिकाऊ कहना बेहद शर्मनाक है और ये पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार की बेटियों के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। यही है कि बिहार की बेटी को उत्तराखंड के मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री के पति गिरधारी लाल के द्वारा जो कहा गया कि बिहार में लड़कियां बिकाऊ हैं, 20 से 25 हज़ार में मिलती हैं,
अगर तुमको नहीं मिलती है तो चलो मैं खरीद कर देता हूँ। हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रकट करते हैं और आपके माध्यम से पूरे देश को कहना चाहते हैं कि बिहार की बेटी पूरे देश की बेटी है। जब मोदी जी की माँ को गाली दिया गया, पूरे देश ने कहा कि मोदी की माँ हमारी माँ है। उसी तरह आज बिहार की बेटी का दाम लगाया गया है। हम आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि गिरधारी लाल के खिलाफ कानूनी केस दर्ज कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिहार में भी एनडीए सरकार है, वो उनके भी मंत्री, उनके भी पत्नी एनडीए में ही है। क्या करें बिहार सरकार इस पर कुछ बिहार सरकार को जवाब देना चाहिए। वो परोक्ष रूप से ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में मानव तस्करी होती है। माननीय मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए, क्या वाकई बिहार में मानव तस्करी होती है? अगर नहीं होती है तो इतना बड़ा आरोप लगाने की हैसियत एक मंत्री के पति पर कैसे हुई? और हुई है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर कठोर कदम उठाना चाहिए और सिर्फ केस ही दर्ज नहीं होना चाहिए, गठबंधन में मीटिंग बुलाकर और माफी मंगवाना चाहिए गिरधारी लाल। जनसुराज पार्टी के पर्यवेक्षक किशोर कुमार आज मधेपुरा स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने उत्तराखंड सरकार की महिला मंत्री के पति द्वारा बिहार की बेटियों को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान की कड़ी निंदा की। किशोर कुमार ने कहा है कि ये बयान बेहद शर्मनाक है और इससे बीजेपी की सोच सामने आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की मानसिकता हमेशा से बिहार और यहाँ की महिलाओं का अपमानित करने वाली रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार की बेटियां सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक हैं और उनके खिलाफ अपमानजनक बयान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जनसुराज पार्टी ने मांग की है कि दोषी व्यक्ति को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए और सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो पार्टी सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है, वोट के समय वो बड़ी बड़ी बात करता है, लेकिन जब महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ की बात आता है तो वो जो उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है, जो गैर ऐसे बात करता है कि जिससे कि समाज को ठेस पहुंचे, उसी तरह का वो बातचीत करता है। अभी दो घटना घटी है। एक जो उत्तराखंड में मंत्री हैं, उनके पति का ये कहना कि बिहार में 20 से 25 हज़ार में बेटियां मिलती है। उनको यह समझना चाहिए कि बिहार में उसी की सरकार है। और जो मंत्री बोल रहे हैं तो बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, उनको भी बेटी है, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। बिहार के प्रति इस तरह का व्यवहार, चुनाव जब आता है तो ये लोग बिहार को अपना कर्मभूमि जन्मभूमि मानता है। चुनाव खत्म होने के बाद बिहार के प्रति जो इनका व्यवहार है बहुत ही निंदनीय है। राजधानी पटना से लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों के आंदोलन की बड़ी खबर सामने आई है। कड़ाके की ठंड के बावजूद लाइब्रेरियन बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड के कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से लाइब्रेरियन बहाली की प्रक्रिया ठप पड़ी है। वे लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया तुरंत शुरू करने और परीक्षा की तिथि घोषित करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार और शिक्षा विभाग की उदासीनता के कारण हजारों योग्य उम्मीदवार बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। लाइब्रेरियन बहाली को लेकर हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आश्वासन देते हुए बहुत देर हो गई, हम लोग कब तक इंतजार करें? 17 वर्षों से कोई बहाली नहीं आया है लाइब्रेरियन के लिए। समस्तीपुर जंक्शन से गुजर रही बागमती एक्सप्रेस में फर्जी टीटीआई बनकर यात्रियों से पैसे वसूलने वाला एक युवक रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी की पहचान बेगूसराय जिले के तेघरा थाना क्षेत्र के हर्षवर्धन भारद्वाज उर्फ चुलबुल के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी समस्तीपुर से बरौनी रेलखंड के बीच टीटीआई बनकर टिकट जांच कर रहा था और कई यात्रियों से अवैध रूप से पैसे वसूल कर रहा था। मामला तब सामने आया जब असली टिकट जांच टीम ट्रेन में पहुंची और यात्रियों ने पहले से टिकट चेक होने की जानकारी दी। इसके बाद संदिग्ध युवक को पकड़ लिया गया। जांच में उसके फर्जी होने की पुष्टि हुई। आरोपी को आरपीएफ समस्तीपुर के हवाले कर दिया गया है और रेल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। दरभंगा मैसूर ट्रेन में एक व्यक्ति था जो कोट वगैरह पहन करके और यात्रियों से टिकट की मांग कर रहा था।
और उसी ट्रेन में प्रधान टीटी थे जो वो भी चेकिंग कर रहे थे। तो कुछ यात्रियों द्वारा शिकायत की गई प्रधान टीटी को कि एक व्यक्ति है जो टिकट मांग रहा था। तो यात्रियों के कहने पर प्रधान टीटी द्वारा उनको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद पता चला कि वो काफ़ी देर से उस ट्रेन में चेकिंग कर रहे थे, लोगों से टिकट मांग रहे थे, जिसके पास टिकट नहीं था उनसे पैसे की भी मांग कर रहे थे। तो प्रधान टीटी को द्वारा आरपीएफ के सहयोग से उनको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद एक आवेदन के साथ जीआरपी थाना को सुपुर्द किया गया है। उसमें जीआरपी थाना कांड संख्या 4/2026 दर्ज किया गया है और ये पूर्णतः फर्जी का मामला है, फर्जिफिकेशन का मामला है। कब से फर्जी टीटी का काम कर रहे थे? आप पे तो आरोप है कि आप फर्जी टीटी का काम कर रहे थे, अवैध वसूली कर रहे थे यात्रियों से। हैं? कुछ भी बोल सकते हैं। घर कहाँ हुआ आपका? तेगड़ा पड़ता है। तेगरा। पिताजी का क्या नाम? तेगरा कौन सा वार्ड में? वार्ड कौन सा? मरौनी वार्ड नंबर 1। अच्छा, तो कब से टीटी का काम कर रहे थे, फर्जी टीटी का? सर मैं टीचर हूँ सर, आप बार बार एक ही चीज पूछ रहे हैं। कौन सा स्कूल के टीचर हैं? शिशु विद्यालय के। निजी विद्यालय है। तब से टीचिंग का काम करते थे? हो गया 6 महीने से। और टीटी आप नहीं है? नो। तो कैसे पुलिस आपको नहीं, पकड़ा? वो पकड़ लिया टीटी, बोल रहा कि आप ये कर रहे हो। अब गांजा पिए हुए थे? नहीं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी की यूरोप यात्रा पर तंज करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव बिहार चुनाव हार गए इसलिए यूरोप जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव का कोई राजनीतिक भविष्य अब नहीं बचा है। यूरोप यात्रा पर गए थे, अब बिहार में उनकी कोई गुंजाइश भी नहीं है। जिस विद्यालय से उन्होंने शिक्षा ली है वहाँ कहा जाता था कि बिजली अगर गांव-गांव घर-घर पहुंचेगी तो करंट मार देगा, मतलब बिजली को उन्होंने खतरा बताया था। सड़क पर उस विद्यालय में सिखाया गया कि अगर सड़क अच्छी बन जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और वहाँ सिखाया गया कि कानून व्यवस्था सरकार के पास नहीं रहे, अपराधियों के पास है। उस विद्यालय में शिक्षा लेने वाले, यानी कि आरजेडी के उस विद्यालय में शिक्षा लेने वाले तेजस्वी इससे ज़्यादा सोच भी नहीं सकते। इसलिए विकास की बात तो उनके जेहन में भी नहीं है, विचार में भी नहीं है, सोचते भी नहीं है, एजेंडा में भी नहीं है। इसलिए बिहार की जनता विकास करने वाली एनडीए सरकार को प्रचंड बहुमत देकर एनडीए की सरकार यहाँ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाने का जनादेश दिया। उससे घबराकर अपनी बिहार की राजनीति में सुपड़ा साफ देखते हुए और भविष्य में भी कोई गुंजाइश को न देखते हुए बड़ी लंबी यात्रा पर गए हैं। सुन रहे हैं कि बिहार आ रहे हैं। अब आमस प्रखंड की सिहुली गांव में मदरसा दारुल उलूम इमाम अहमद रजा ने रविवार को ग्लोबल इंग्लिश सेंटर सरघाटी के पहल पर जरूरतमंद छात्रों को कंबल, कोट और पढ़ाई की सामग्री वितरित की। इस कार्यक्रम में लगभग 100 छात्रों को ठंड से राहत देने का प्रयास किया गया। ग्लोबल इंग्लिश सेंटर के निदेशक वसीम खान ने बताया कि ये कार्यक्रम डॉक्टर समदर्शी फाउंडेशन, नरोमा फाउंडेशन और होप फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया है। डॉक्टर संजय कुमार ने कहा है कि कड़ाके की ठंड में ये मदद बेहद जरूरी है और समाज के सक्षम लोगों से सहायता की अपील की गई। कार्यक्रम में समाजसेवी, पत्रकार और कई तरह के नेता मौजूद थे। और बिहार राज्य के रहने वाले 8 लोग जयपुर से बनारस जाना चाहते थे और उन्होंने जयपुर के एक ट्रैवल एजेंसी से संपर्क किया। बस संचालक ने उनसे बनारस का किराया तो ले लिया, लेकिन उन्हें उस बस में बैठाने की वजह बांसवाड़ा आने वाली बस में बैठा दिया। पीड़ित यात्रियों का कहना है कि सफर के दौरान जब उन्हें आभास हुआ कि बस गलत दिशा में जा रही है तो उन्होंने बस चालक और स्टाफ के सामने
अपनी आप बीती बताई और लेकिन बस स्टाफ ने उनकी एक ना सुनी और गुमराह करते हुए उन्हें बांसवाड़ा लाकर छोड़ दिया। धोखाधड़ी का शिकार हुए ये 8 यात्री अपने फरियाद लेकर बांसवाड़ा कोतवाली थाने पहुंचे। वहां उन्होंने पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई, बस संचालक को मनमानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल ये लोग पुलिस और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं और उन्हें किसी भी तरह की सुरक्षित बनारस तक पहुंचाने जाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने यात्रियों की शिकायत पर ट्रैवल्स वालों से बात कर यात्रियों को वापस बनारस भिजवाने के लिए राजी करवा लिया है। जैन पार्श्वनाथ ट्रेवल्स के पास, उसके पास हम लोग जाके बोले कि हम लोगों को बनारस जाना है, बनारस जाने के लिए टिकट चाहिए। वो बोला हाँ मैं टिकट जुगाड़ करा देता हूँ आपको, क्यों नहीं। हम लोग बोले ठीक है सर, हम लोग का बुकिंग कर दिए। वो हम लोग को 700 रुपये पर हेड लेकर के 8-7-56 रुपये हम लोग उनको पे किए। उसका सारा रिकॉर्ड मेरे फोन पे में है, मैं उनको कैसे पैसा डाला सब दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद वो मेरा टिकट बुक किए, बोले कि तुम 5 बजे आ जाओ। हम लोग वहाँ पे 5 बजे पहुँच गए। वो बोले बाबू बैठो, 5:30 तक बस आएगी। 5:30 बज गया तो फिर ये बस, ये जो है जैन परसवानाथ, ये हम लोगों को ट्रांसफर कर दिए भारत ट्रेवल्स के पास, ठीक है। भारत ट्रेवल्स वाले के पास हम लोग गए, वो बोला कि चलो बस में बैठ जाओ। हम लोग बस में बैठ गए। फिर रात में 12:30 बजे अचानक से हम लोग नींद टूटा तो हम लोग सोचे कि थोड़ा मैप पे देख ले। मेरे फोन में मैप का भी सारा रिकॉर्ड है। हम लोग मैप पे सर्च किए बनारस, तो देख रहे हैं कि बनारस तो उधर है और ये बस जा रही है इधर। हम लोग बोले कि हम लोग को भाई तुम कहाँ ले जा रहे हो, हम लोग को बनारस जाना है। बोला नहीं चलो मैं तुमको सही जगह ले चलता हूँ। फिर हम लोग जब जबरदस्ती उससे किए सुबह 4। जमुई के सिमुलतला थाना क्षेत्र के टेलवा बाजार में 8 दिसंबर को एक चौंकाने वाली डकैती हुई। 6 अपराधी स्कॉर्पियो में आए और पुलिस की वर्दी पहनकर सरकारी शिक्षक संजीव गुप्ता के घर सर्च वारंट का बहाना बनाकर 20-25 लाख रुपए के जेवरात लूटकर फरार हो गए। बाद में सामने आया कि शिक्षक के घर बड़े पैमाने पर सूद और गिरवी का कारोबार भी चल रहा था। कुछ स्वर्ण व्यवसायियों ने दावा किया है कि उनके जेवर शिक्षक के पास गिरवी रखे थे। शिक्षक ने इन दावों को खारिज किया है और उल्टा व्यवसायी पर शक जताया है। पुलिस ने कांड दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साधनों से अपराधियों की तलाश कर रही है। हम यहाँ पर सर गिरवी सामान, कस्टमर लोग का सामान जो हमारे पास आते थे वही रखे हुए थे यहाँ टेलवा बाजार में संदीप सर के पास। आज 10 साल से हम लोग रख रहे हैं सर, 10 साल से कारोबार कर रहा है। कस्टमर ला के हमको सामान देते थे, उनको हम मतलब हमारे पास पैसा है नहीं, हम लोग कारीगरी करते, छोटा मोटा हम लोग मतलब काम करते हैं। जो ऑर्डर आता है हल्का फल्का सामान बना के हम लोग बेचते हैं ऑर्डर के हिसाब से। उनके बाद जो है कि बंधक रखने के लिए आता है कस्टमर की हमको चाहिए 2000, 4000, 5000, तो हमको जो है कि दीजिए। हमारे पास पैसा नहीं था। कितने कस्टमर को आप यहाँ पर मतलब गिरवी रखवाए हैं? कस्टमर सर कम से कम तो 100-200 होंगे सर। लगभग कितना लाख का यहाँ पर आप गिरवी धरे हुए हैं? मोटामोटी 10-20 लाख का लमसम होगा सर, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, डेली एंट्री है सर। कुछ लोग बाहर आए हुए उन लोगों का कहना है कि आप जो है उन लोगों का लहाना तगादा का कुछ पैसे और कुछ जेवरात रखे हुए हैं। क्या इस संदर्भ में कहना चाहेंगे आप? देखिए हम तो ग्राहक को डायरेक्ट नहीं जान रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमारी पत्नी जो सिलाई बुनाई करती थी तो उसके कारण उसको कुछ पैसा होता था तो हो सके कि कुछ इधर पैसा 10,000 5,000 लगाती होगी, कुछ लेती देती होगी, इसको हमको पता नहीं है। लेकिन बाद में पता चला कि अनिल और मन्नू कुछ पैसा लहाना में लगाता था, आता था मांगता था कि आंटी दे दीजिए ना कुछ पैसा, हम आपको कुछ देंगे, आंटी दे दिए ना, तो 10-5,000 रुपया वो लगाती थी। मन्नू और अनिल ये कहाँ का है? ये बिराजपुर का है। कभी कभी आता था यहाँ पर गहना उना बनवाती थी तो आता था। इसी एवज में संपर्क हुआ तो पता चला कि नहीं कुछ पैसा आंटी से मांग लेती थी। तो 5,000 दीजिएगा आंटी, 10,000 दीजिएगा, हम आप 15 दिन में 10 दिन में लौटा देंगे। अनिल और मनोज सोना चांदी का दुकान किया हुआ है? दुकान किया हुआ है। उसका घर कहाँ है? उसका घर कुसुम जोड़ी है। अब मुंसिफ बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।